हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, हमारा संविधान बनना था, उसको लेकर के उसको लेजिस्लेचर में कैसे पास कराना था, इसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, कल मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर चुका हूँ। इन केस यू हैव मिस्ड द प्रीवियस लेक्चर देन प्लीज गो एंड वॉच। और उसके बाद अब मैं यहाँ इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इसके पहले उसमें हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले डिमांड की थी किसने, 1934 में एम एन रॉय ने। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने इसको, आईएनसी ने इसको अंडर कंसिडरेशन लिया, और 1938 में पंडित नेहरू जी ने फाइनली इसको कंसिडर किया और डिक्लेयर किया कि हाँ, अब तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। और वो चीजें एंड सो ऑन चीजें चलती रही आगे के। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या था। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट दिया था यहाँ पे। कब दिया था? ये नवंबर 4 1948 को दिया था, और ये फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे हमें मिली थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे क्यों दिया था? क्योंकि इसके पहले दो ड्राफ्ट आ चुके थे, जो कि फेब 1948 में आया था। उसके बाद पब्लिक को यहाँ पे अप्रोक्स 8 मंथ का टाइम दिया गया कि आप इसमें अपने सजेशंस वगैरह दे सकते हैं, इन केस ऐसा ना लगे ना कि हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन थोपा गया है। क्योंकि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो अक्रॉस 60 कंट्री गए, और वहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे लॉ एंड रेगुलेशन थे उनको वहाँ पे देखा, और वहां से वो चीजें लेकर के आए थे। तो ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बस हमने बाहर से बोरो किया है और वही चीजें अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं। बिल्कुल नहीं। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 8 महीने का लगभग टाइम दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब फर्स्ट रीडिंग आ गई थी तो उसके बाद एक जनरल डिस्कशन हुआ असेंबली में, और वो कितने दिन चला? वो 5 दिन तक चला था भाई। यहाँ पे 4 को हमें मिला इसका फाइनल ड्राफ्ट। 5 दिन डिस्कशन चला, तो नवंबर 9 1948 तक ये चीजें चलती रही। अच्छा, इसकी सेकंड जो रीडिंग थी वो हम स्टार्टेड हुई थी यहाँ पे 5 नवंबर 15 1948 से, और ये एंडेड हुई थी 17 अक्टूबर 1949 को। अब इसके अंदर क्या होता, काफी सारे अमेंडमेंट हमें देखने को मिले। इनके सजेशन आए कि 7,653 अमेंडमेंट्स थे। लेकिन वही चीजें थी ना कि सभी को तो नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे 2473 ये एक्चुअली डिस्कस किए गए असेंबली के अंदर। देखिए, वो चीजें हम आज भी देखते हैं। पूरे साल भर के अंदर ना जाने कितने अमेंडमेंट्स के लिए प्रपोजल जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप इसको गवर्नमेंट तो नहीं, पार्लियामेंट को, कि आप इसको अमेंड कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो चीजें एक्चुअल लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं उन्हीं को वो डिस्कस करते हैं, अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, बाकी चीजों को नल एंड वॉइड कर देते हैं। अब इसकी थर्ड रीडिंग जो स्टार्ट हुई थी ड्राफ्ट की, वो आपकी 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या किया, एक मोशन लेकर के आए थे असेंबली के अंदर। और वो मोशन किससे रिगार्डिंग था कि आप इसको अब असेंबली में पास करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या हुआ था, डिक्लेयर हो चुका था कब? नवंबर 26 1949। इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे, नवंबर 26 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हो चुका था। अब डिक्लेयर करने के लिए क्या हुआ था, यहाँ पे जो असेंबली के मेंबर्स थे उस टाइम, उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर किए, और साथ ही साथ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे उस टाइम पे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बनते। तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे सिग्नेचर अपने कर दी थी। अब टोटल जो यहाँ पे 299 मेंबर हुआ करते थे सिग्नेचर के, सॉरी पार्लियामेंट असेंबली के, तो उसमें से 284 वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट थे, और उन्हीं ने वहाँ पे साइन किए थे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके। और ये जो डेट है ना, 26 नवंबर 1949, ये हमारे आज जो हम देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन है कि इस डेट को हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको इनेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ पे हुआ क्या था। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे प्रीएम्बल थी एक तो, ओके, और यहाँ पे 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। आज चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। रीजन इसका यही था कि देखिए, उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग चीजें सही थी, लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ पे सोसाइटी डेवलपमेंट की ओर जा रही है तो नए नए नॉर्म्स हमें देखने के मिलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे हमें चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। तो यही चीजें हैं। पर जब चेंजेस करते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड का मतलब चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते थे, और यहाँ पे क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, तो चीजें आप चेंज कर सकते हो, यहाँ तक था। और प्रीएम्बल की यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। यानी कि जो प्रीएम्बल थी वो कब इनेक्टेड की गई थी, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इनेक्टेड हो चुका था, उसके बाद में प्रीएम्बल का डिस्कशन हुआ था। अच्छा, बी आर अम्बेडकर साहब का यहाँ पे एक क्रूशियल रोल रहा था। ये थे कौन उस टाइम के? ये वहाँ पे उस टाइम जो थे लॉ मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही प्लॉट किया था ये पूरा, मतलब ड्राफ्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था, इसका जो पूरा यू कैन से स्ट्रक्चर थी वो इन्होंने ही प्लॉट की थी उस टाइम पे। और ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट थे किसके,
डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली, असेंबली के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये अपने डिबेट डिस्कशन में पार्ट लेने वाले, उन चीज़ों को सजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। अच्छा किस लिए जाते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इनका जो लॉजिकल रीजनिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। मान लो कि असेंबली के अंदर कोई डिबेट डिस्कशन होना है तो वहाँ पे ना बहुत मीनिंगफुल बातें करते थे, ऐसे नहीं कुछ भी मतलब ब्रेड करना वहाँ पे जाके चला रहे हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। जो भी वहाँ पे बातें रखते थे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। और इसीलिए हम इनको जानते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे ड्राफ्ट वगैरह इसका तैयार किया था। और बहुत अच्छे एक राइटर हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, और ये अनडिस्प्यूटेड लीडर हुआ करते थे शेड्यूल्ड कास्ट के। यानी कि ऐसा देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट को सपोर्ट तो करते थे, ठीक है, उनके लीडर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आए दिन होते ना लाइमलाइट वाले, वो उस टाइप के ये नहीं थे। और इनको चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और आज के टाइम में तो इनको मॉडर्न मनु भी जानते हैं। अच्छा मॉडर्न मनु, जहाँ तक मनु के बारे में मुझे पता है, वो एक शायद फर्स्ट मतलब पहले इंसान थे जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को यानी कि डिफाइन किया है और उसको बनाया है, और अपना काफ़ी वेलफेयर के लिए काफ़ी मतलब यू कैन से कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा मनु के बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हैं तो देन कमेंट सेक्शन इज योर्स, आप लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ से मैं बात करता हूँ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका था, अब इसको इन्फोर्समेंट यानी कि लागू कैसे करना है देखते हैं। अब जो कुछ प्रोविजन थे, चाहे वो आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन, और यानी कि ये सब उस टाइम हमें जल्दी में मिल चुके थे। जैसे आर्टिकल 5, 6 और 3 इलेक्शन से रिलेटेड, यहाँ से आपके 324 स्टार्ट हो जाते हैं, ये आर्टिकल हमें मिल चुके थे। और मतलब 26 नवंबर 1949 था, वहीं से वो एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, केम इनटू द फोर्स, वो वहीं से फोर्स में आ चुके थे। और जो रिमेनिंग प्रोविजन थे यहाँ पे, जो मेजर पार्ट थे, वो कब आए थे? वो जनवरी 26 1950 को। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने बनाया था अपना रिपब्लिक डे। अच्छा ये रिपब्लिक डे 26 ही को मतलब इस 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? तो देखिए यहाँ पे हमने इसको चुना था एज ए डेट ऑफ कमेंसमेंट। क्यों? क्योंकि 1930 में हमने सेलिब्रेट किया था एज ए पूर्ण स्वराज। अच्छा पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? यानी कि आपका होती है ना सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट, यानी कि फुल गवर्नमेंट हो जाना। यानी कि इसमें हुआ क्या था, लाहौर में एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन आईएनसी का, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। इसमें क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी रिवर, जो आज पंजाब के आसपास का एरिया है, मतलब अब आज तो इसको मतलब एग्जिस्टेंस करते हैं कि करंटली जो लोकेशन है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पे आईएनसी का जब ये लाहौर सेशन हुआ था तो इसमें फिर नेहरू जी ने जो रावी रिवर है उसके किनारे पर अपना जो फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग, उसको होस्टेड किया था। और इंडिकेशन था कि हम यहाँ पे पूर्ण स्वराज चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा, वो चाहती थी कि आप जो है एक डोमिनियन में बढ़ जाइए, और डोमिनियन तो चाहते थे, मुस्लिम लीग वाले चाहते थे कि हमें अलग ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, और प्लस यहाँ पे एक इंडिया वाला बन रहा था सिस्टम। लेकिन इन्होंने कहा था हम अपनी पूर्ण स्वराज चाहते हैं, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। दैट इज़ वाई अब ये 1930 में 26 को ही वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो दैट इज़ वाई अब यहाँ पे 26 जनवरी को हमने चुना था एज ए रिपब्लिक डे। ओके यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके अब यहाँ पे जब जैसे ये हमारा 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरा रिपब्लिक डे बनाया, तो हुआ क्या था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसको यहाँ से इन्होंने अबॉलिश कर दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसको भी यहाँ से अबॉलिश कर दिया। और मतलब जो भी ऐसे सप्लीमेंटिंग एक्ट थे, मतलब जो उस टाइम गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर करते थे, उन सबको यहाँ पे रिपील कर दिया था। ठीक है जी। और ये जो हालांकि जो इसका अबोलिशन था किसका, प्राइवेट काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट, ये चीज़ें चलती रही थी, इनको रिपील नहीं किया गया था। अब देखिए चीज़ें बनी थी उस टाइम पे, तो इनका कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी तो होना ही होना था, वो आज भी होता है। सपोज कीजिए गवर्नमेंट कोई बिल लाती है तो उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब बिल लाती है, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे होता क्या है, उसका कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ वेलकम करते हैं। आज भी देख सकते हैं, आजकल तो खैर क्रिटिसिज्म क्या बड़े मैसिव लेवल पे नुकसान ही होता है, समझ सकते हैं हम चीज़ों को। तो देखिए इसमें क्या था, अब इसको जो क्रिटिसाइज किया गया काफ़ी सारे वेरियस ग्राउंड्स पे किया गया। कैसे? सबसे पहले कहा कि ये एक कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर हुआ करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, कल कल हुआ क्या था, उस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट नहीं किया था। वही सिस्टम था जो आज हम अपने एमपी एमएलए को चुनते हैं, हम तो डायरेक्टली चुनते हैं उनको इलेक्शन में, और आगे जब वो वोट करते हैं तो वो हमें तो लेकर के नहीं जाते ना। सपोज करो कोई एमपी आगे अगर वोट करता है किसी इलेक्शन में,
सपोज करो वो बिजनौर से है ऐसा मान लीजिए, या मुरादाबाद से है, या कहीं से भी मान लीजिए XYZ। तो वो करते क्या है, अगर वो खुद वोट देते हैं तो समझ लीजिए पूरे बिजनौर ने वोट दे दिया, ठीक है, या पूरे मुरादाबाद ने वोट दे दिया, हाँ वैसा मान लीजिए। तो वही चीज़ें थी यहाँ पे। और इसमें क्या था उस टाइम पे, मान लो सपोज कीजिए कोई मेंबर हिंदू कम्युनिटी से है, तो ठीक है जी एक लीडर आ जाए आप, कोई मुस्लिम से आप एक आ जाए, वही वही वाला सीन था यहाँ पे। यानी कि इन्होंने कहा था कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या था एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि कोई भी एडल्ट जो इंडिया में रहता है अब वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। लेकिन क्या सबने वोट किया था? बिल्कुल नहीं किया था। तो इसीलिए इसको कहा था कि ये जो बॉडी थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये एक डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में सेल्फ कंट्रोल में है, जो अपने आप वहाँ पे किसी का मतलब जो रूल एंड लॉ वगैरह होते हैं उनको ना माने और अपने ही वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन हो। तो इन्होंने कहा कि देखिए, लोगों ने कहा उस टाइम पे कि ये सोवरेन बॉडी नहीं थी। अच्छा क्यों नहीं थी? क्योंकि इसका जो प्रपोजल था बनने का वो किसने था? ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने दिया था। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि ये तो सोवरेन बॉडी नहीं हुई। दूसरी बात कहा टाइम कंज्यूमिंग। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, आपको पता है? इनकेस पता है तो देन कमेंट सेक्शन इज योर्स। लेकिन चलो फिर बता देता हूँ, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ओके, इतना टाइम इसमें लगा था। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि देखिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो बनने में सिर्फ 4 महीने लगे हैं और आपने इतना टाइम कंज्यूम कर दिया। तो चीज़ें सही नहीं है ना, ऐसा लगा लोगों को उस टाइम पे। और अगर बात करते हैं नजीरुद्दीन अहमद, इनके कंटेक्स्ट से अगर हम बात करते हैं, ये कौन थे? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। इन्होंने तो ड्राफ्टिंग कमेटी को, पता है, ड्रिफ्टिंग कमेटी बोल दिया था। कह रहा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करती है, ड्राफ्टिंग कमेटी थोड़ी है, तो ड्रिफ्टिंग कमेटी है। आगे क्या था? डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, की इसको डोमिनेट किया था कांग्रेस ने। देखिए उस टाइम पे क्या होता, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको किसने कहा था ऐसा? ये थे ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इनका नाम था ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये डोमिनेटेड थी बाय कांग्रेस। क्यों? क्योंकि इनकी एक लाइन है ना, ये बड़ी देख सकते हैं हम, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, ठीक है। यानी कि जो असेंबली थी वो किसकी थी? कांग्रेस की थी, और कांग्रेस ही पूरी इंडिया थी उस टाइम पे, समझ रहे हो? यानी कि ये असेंबली है मान लीजिए हाइपोथेटिकली, और इसके अंदर क्या था? असेंबली वाज कांग्रेस, इसके अंदर मतलब जितने भी थे सब वो कांग्रेस ही थे उस टाइम, कांग्रेस से काम करने वाले थे। और पूरी इंडिया को फिर इसने रिप्रेजेंट किया है कि पूरी इंडिया जो थी उस टाइम पे कांग्रेस थी, समझ रहे हैं? यानी कि ये पूरी इंडिया यहाँ पे गई और यहाँ पे ये अदर पार्टी यहाँ पे थी नहीं। यानी कि जो कुछ भी था यहाँ पे उस टाइम पे वो सिर्फ किसके अंडर था? यानी कि वो सिर्फ डोमिनेटेड बाय कांग्रेस था। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, यानी कि इसके अंदर एक तो लॉयर और जो पॉलिटिशियन है उन्हीं का डोमिनेशन मिला, आम आदमी का डोमिनेशन नहीं मिला। क्यों? अब क्रिटिक्स ने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा बल्कि हो चुका था, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। अब देखिए अगर इसमें असेंबली में अगर आम आदमी होते तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखते, और इनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं तो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको बहुत ज़्यादा लिखा है। और उसी के साथ यहाँ पे जो लोअर लोअर कैटेगरी से लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बल्कि बना दिया है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट साइमन, ओके, और विंस्टन विंस्टन चर्चिल। इन्होंने कहा कि ये देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड थी बाय हिंदूज, इसके अंदर और अदर कम्युनिटी बहुत कम थी। तो देख सकते हैं ऐसा इन्होंने क्यों कहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, अगर हम देखते हैं कम्युनिटी वाइज तो देख सकते हैं हिंदूज यहाँ पे कितने थे? 163, मुस्लिम 80, शेड्यूल्ड कास्ट यहाँ पे 31, और यहाँ पे टोटल 296 में से, ये सब आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं, ये चीज़ें थी। अब देखिए ये कहना तो सही नहीं था कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज, हाँ कुछ ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ डोमिनेटेड इसमें हिंदूज थे, सभी थे उस टाइम पे। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग भी थी, मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर थे जो उनके साथ जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, बाकी कुछ जो इंडिया रहना चाहते थे इंडियन डोमिनियन में वो इनके साथ थे, और अदर कम्युनिटी के लोग भी थे। तो ये कहना सही होगा गलत आप ही जानते हैं। ओके, ये सब चीज़ें थी। इनकेस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, देन गो ऑन टेलीग्राम एंड फाइंड मी बाय SRK सर, देयर यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टा, देन दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन सर्च मी देयर। और अगर आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, देन डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe to this channel. Thank you so much.